हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉन्सेप्ट का फंडा। आज हम लोग इस वीडियो में कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं जो कि सीबीएसई बोर्ड में भी पूछे जाते हैं एंड अदर स्टेट बोर्ड में भी पूछे जाते हैं। और बात करें नीट और आईटी के एग्जाम्स के लिए, तो जो क्वेश्चंस के पहले मैं कुछ कॉन्सेप्ट समझाऊंगा वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। क्वेश्चन पे आने से पहले मैं जो समझा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। जैसे मान लो कोई ये मीडियम है, ठीक है, एक ये पहला मीडियम है और ये आपके पास दूसरा मीडियम है, ठीक। ये मान लो ग्लास हो सकता है, वाटर हो सकता है, कोई भी दूसरा मीडियम है। अब सोचो कि अगर इस मीडियम से लाइट अगर इस मीडियम में जाएगा तो दो बात हो सकती है। या तो इस मीडियम से इस मीडियम में जाने के बाद उसका स्पीड बढ़ेगा, या इस मीडियम से इस मीडियम में जाने के बाद उसका स्पीड घट जाएगा। दो चीज़ हो सकता है। अगर लाइट इस मीडियम से होकर इस मीडियम में इंटर कर रहा है तो दो बात हो सकती है। या तो लाइट का स्पीड इसमें आने पे बढ़ जाएगा या इसमें आने पे घट जाएगा, सेम नहीं रहेगा, ठीक है, सेम नहीं रहेगा क्योंकि ये अलग मीडियम है, ये अलग मीडियम, ठीक। स्पीड चेंज होता है मीडियम। अच्छी बात। अब देखो ये मीडियम में कैसे चेंज होगा, मीडियम पे आने के बाद ये कैसे चेंज हो जाता है उसको ध्यान से समझना। जैसे ये लाइट ऐसे आता है, ठीक, ऐसे आता है और ये सरफेस पहले से टकराएगा, ठीक है। इधर आने के बाद ये वाला मीडियम जैसे इसके अंदर इंटर करेगा, ये वाला पोर्शन, जैसे मान लो इस तरह से लाइट आता है, ठीक है, ये लाइट ऐसे आता है, मान लो ऐसे आता है, तो ये वाला सरफेस पहले इस पे इंटर करेगा, ये बाद में करेगा। मान लो इसमें इसमें आते ही इसका स्पीड घट गया तो क्या होगा, ये अभी भी स्पीड में है, इसका स्पीड घट गया तो क्या होगा, ये थोड़ा सा इस तरह से बेंड करेगा। ध्यान से कोशिश करना समझने का। ये देखो ऐसे है लाइट, ऐसे आ रहा है, ये ऐसे इंटर करेगा, इस वाले जो इंड पे, इसका जो ये इंड है, इसका स्पीड घटेगा और इसका स्पीड वैसा का वैसे रहेगा। तो ये जरूर है कि थोड़ा ना थोड़ा इस तरह से ये बेंड करेगा। देखो ये बेंड करेगा, ऐसे आ रहा था ऐसे चला जाएगा, ठीक है, बेंड होगा, ठीक। अगर मान लो ऐसा हो कि ये आने के बाद इसमें इसका स्पीड इस वाले से ज़्यादा बढ़ गया, मान लो ये ऐसे आ रहा था, ठीक, इसका स्पीड इसमें जैसे आया, ये जैसे इसके अंदर इंटर किया, इसका स्पीड घट गया तो ये ऐसे इंटर किया, ठीक। अगर बढ़ गया तो क्या होगा, ये देखो इस तरह से ये बढ़ गया, ये बढ़ेगा और ऐसे भागेगा, इस तरफ भागेगा। समझ में आ रहा है? ध्यान से देखना। ये लाइट ऐसे आया, अगर स्पीड बढ़ा तो ये स्पीड में बढ़ेगा, ये अभी भी धीरे बढ़ेगा, ठीक है, ये स्लो रहेगा, इसका स्पीड ज़्यादा हो जाएगा तो ये लाइट ऐसे भाग जाएगा, ठीक है। बात ये है कि लाइट अगर इस तरह से आ रहा है, ठीक है, लाइट अगर इस तरह से आ रहा है तो ये नॉर्मल है, इसका नॉर्मल मतलब इसका ये परपेंडिकुलर है, ठीक। अगर लाइट इस रे से इस मीडियम से आ रहा है, ये इसका इंसिडेंट रे है, तो दो बात होगी, या तो ये अवे भागेगा या ये इधर की तरफ भागेगा, नॉर्मल की तरफ भागेगा, नॉर्मल से दूर होगा या नॉर्मल की तरफ भागेगा, ठीक। लाइट ऐसे आकर मान लो ऐसे हो गया, इसका मतलब है इसमें स्पीड आकर उसका घट गया। इसको कहते हैं रिफ्रैक्शन। क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन, ठीक। ये है इंसिडेंट रे, ये क्या है, ये रे कौन सा रे है, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है ना, रिफ्रैक्टेड रे। और ये फिनोमेना को क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन। बेंड कर जाना, लाइट का बेंड कर जाना जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने के बाद। समझ में आया ना कि कैसे बेंड होता है? इस तरह से ये बेंड हो गया, ठीक है, क्योंकि इसका स्पीड घट गया, इसका स्पीड अभी भी फास्ट था तो थोड़ा थोड़ा ये क्या हो गया, इस तरह से ऐसे बेंड करेगा, ठीक। ये रिफ्रैक्टेड रे हो गया। अब ये एंगल क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये एंगल क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? एंगल आई, ये एंगल आर, ठीक। अगर मान लो ये मीडियम में आने के बाद अगर इसका स्पीड बढ़ गया होता तो ये ऐसे चला जाएगा, नॉर्मल से दूर भागेगा, ठीक है। देखो ये लाइट ऐसे जाएगा और नॉर्मल से दूर की तरफ भागेगा। इसमें लाइट का स्पीड, ठीक है ना, लाइट का स्पीड बढ़ गया, यानी इसको कहते हैं रेयरर मीडियम है ये डेंसर मीडियम है, ठीक है। डेंसर मतलब लाइट उसमें धीरे चल रहा है, रेयरर मतलब उसमें लाइट स्पीड से चल रहा है, ज़्यादा वेलोसिटी के साथ चल रहा है, ठीक। इसमें देखो क्या हुआ, ये कौन सा मीडियम हो जाएगा बोलो, इसमें लाइट
फास्ट चल रहा था, तो ये रेयरर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, डेंसर हो जाएगा। लाइट अगर स्पीड में चल रहा है तो रेयरर मीडियम होगा, धीरे हो गया उसका स्पीड, थोड़ा सा डिक्रीज कर गया तो डेंसर मीडियम होगा। यहाँ पे देखो ऊपर में डेंसर है क्योंकि स्पीड इसमें आने के बाद उसका बढ़ गया, तो ये रेयरर होगा। लाइट बेंड कैसे होता है समझ में आ गया। अब समझो, ऐसे ये नॉर्मल है इसका, ये लाइट ऐसे आया और ऐसे बेंड हुआ, इस मीडियम में आने के बाद लाइट का स्पीड घट गया, ठीक है ना, लाइट का स्पीड घट गया, इसलिए ये नॉर्मल की तरह बेंड हो गया। अब अगर आपसे मैं पूछूं कि बेंड कहाँ पे हुआ, सेकेंड मीडियम में या फर्स्ट मीडियम में या इसके सरफेस पे, तो बेंड यानी रिफ्रैक्शन कहाँ पे हुआ, इस मीडियम में नहीं, इस मीडियम में नहीं हुआ, लाइट तो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, इस मीडियम में बेंडिंग का काम नहीं हुआ, बेंड होने वाला काम इस मीडियम में नहीं हुआ, कहाँ पे हुआ, इस सरफेस पे हुआ, ठीक। लेकिन ये सरफेस में आने के बाद वो घटा है, यानी ये मीडियम के वजह से, इस मीडियम के वजह से ही ये लाइट बेंड किया है, ठीक। तो ये बेंड करने का पावर को हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको हम लोग म्यू से दिखाते हैं, ठीक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब बात आती है, मान लो ये ग्लास है, मान लो ये एयर है, लाइट जो है एयर से ग्लास के अंदर जा रहा है, ठीक, एयर से ग्लास के अंदर जा रहा है, तो इसका कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, यानी बेंड करने का इसका कुछ पावर होगा, ठीक है। प्रॉपर्टी है इस मीडियम का कि ये लाइट को बेंड करता है, इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, ग्लास का है, ठीक, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में है, एयर के रिस्पेक्ट में है, तो हम लोग ये इसको ऐसे लिखते हैं। मान लो यहाँ पे ऐसा कोई मीडियम होता जिसमें इससे भी कम स्पीड वो चल रहा है, ठीक है, मान लो ये डेंस, देखो अभी क्या है, ये रेयरर है, ये क्या है, डेंसर है। मान लो इससे ज़्यादा डेंस अगर ये होता तब तो ऐसा नहीं होता, यानी इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस पर भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है। ध्यान से समझो, अगर अभी अभी ये रेयरर है, ये डेंसर है, तो लाइट इसमें से इसमें आया तो स्पीड उसका घटा, ठीक है। लेकिन मान लो ये डेंसर होता और ये रेयरर होता, तब तो ऐसा नहीं होता। डेंसर से रेयरर में आने के बाद ये क्या होता है, उधर जाता है, नॉर्मल के अवे जाता है, तब तो ऐसा नहीं होता। यानी ये बेंडिंग वाला जो काम हो रहा है, ये जो रिफ्रैक्शन हो रहा है, इसमें दोनों मीडियम का हाथ है, ठीक है, दोनों मीडियम का हाथ है इसमें। इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग किसी के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, अकेला किसी का नहीं होता। जैसे हम कहें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, तो किसके रिस्पेक्ट में बोलना जरूरी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, तो हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं। अब ध्यान से समझो, यहाँ पे इंसिडेंट रे कहाँ है, एयर में है, लाइट कैसे जा रहा है, एयर से ग्लास की तरफ जा रहा है, ये एरो का निशान ध्यान से याद करो, इस तरफ इंसिडेंट रे कहाँ है, एयर में है, ये कहाँ जा रहा है, ग्लास में जा रहा है, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, इस तरह से, ठीक है। 1 2, अब बताओ इंसिडेंट रे कहाँ है, बोलो, लाइट कहाँ से कहाँ आ रहा है, तो मीडियम 2 से 1 की तरफ आ रहा है, मीडियम 2 से 1 की तरफ आ रहा है, यानी ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होगा, 1 का होगा, किसके रिस्पेक्ट में, 2 के रिस्पेक्ट में, ठीक। उसी तरह से यहाँ पे ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में। इंसिडेंट रे कहाँ पे है, एयर में है, कहाँ पे बेंड हो रहा है, किस में जाकर बेंड हो रहा है, ग्लास में जाने के बाद बेंड हो रहा है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होगा, ग्लास का होगा, ठीक है ना, किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में। अब इसको हम लोग क्या लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ एयर, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। इसका फॉर्मूला बता रहे हैं, किसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का फॉर्मूला। पहले उसका स्पीड कितना था, मीडियम में आने के बाद उसका स्पीड कितना हो गया, समझो ध्यान से, वेलोसिटी या स्पीड कहो इसको, वेलोसिटी पहले एयर में कैसा था, वेलोसिटी ग्लास में कैसा हो गया, ये रेशियो को हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बोलेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एयर। ध्यान से समझो क्या बोल रहे हैं, हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकाल रहे हैं, ग्लास का निकाल रहे हैं। फॉर्मूला क्या है, तो आपको देखना है कि इसका वेलोसिटी इसमें कितना था, एयर में कितना था, डिवाइडेड बाय ग्लास में कितना है,
ये दोनों का जो रेशियो होगा वही ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। ठीक, ये बात समझ में आ गया। तो हम लोग जनरली क्या लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ एयर को c लिखा जाता है, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट। ठीक, और यहाँ पे है क्या, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो यहाँ पे हम लोग v लिख देते हैं, या कोई भी मीडियम यहाँ पे हो सकता है। यानी एक फॉर्मूला यहाँ से निकलता है, म्यू इक्वल टू c/v। देखो ये म्यू किसका है, तो उस मीडियम का है जिसका वेलोसिटी यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ग्लास था तो नीचे ग्लास है। ठीक है, यहाँ पे कोई दूसरा मीडियम होगा, एयर हो सकता है, वाटर हो सकता है, ग्लास हो सकता है, केरोसिन हो सकता है, कुछ भी हो। यहाँ पे जिसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा जाएगा उसका वेलोसिटी, उसमें लाइट का वेलोसिटी कितना है उसको यहाँ लिखा जाएगा। ध्यान से समझना, यहाँ पे हम लोग जैसे ग्लास लिखें तो वेलोसिटी ऑफ क्या हो जाएगा, ग्लास हो जाएगा। यहाँ पे मान लो हम लोग वाटर लिखें, वेलोसिटी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ क्या लिखना होगा, लाइट इन वाटर। समझ में आ गया बात, कैसे लिखना है। हम लोग जनरली ये सब नहीं लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया होता है किसके रिस्पेक्ट में है। ठीक, एयर से कहाँ जा रहा है, इस वाले मीडियम में जा रहा है, इसलिए c/v है फॉर्मूला। कुछ कुछ समझ में आ गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। ये क्वेश्चन देखो, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए ग्लास इज 1.5, यानी ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको दे दिया है। व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ग्लास में जाने के बाद स्पीड क्या होगा लाइट का, लाइट जब इंटर करेगा ग्लास में तो उसका स्पीड आपको बताना है। क्या फॉर्मूला भी आया था, म्यू जी, किसका है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ग्लास का, तो नीचे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, ग्लास का, तो नीचे किसका वेलोसिटी लिखना है, किसका स्पीड लिखना है, ग्लास में जाने के बाद लाइट का स्पीड कितना है वो यहाँ रहेगा। ठीक, और 1.5 दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी ये एयर से रिलेटेड है। अगर दूसरा मीडियम होता तो मेंशन किया होता, अगर नहीं मेंशन किया हुआ है तो समझ जाओ कि एयर से हमारा लाइट ग्लास के अंदर इंटर कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट इन एयर लिखना है। ठीक है, समझ में आ गया। अगर मान लो वाटर से ग्लास में जाता होता तो यहाँ पे मेंशन किया होता कि लाइट जो है वह वाटर से ग्लास की तरफ जा रहा है, तब आपको निकालना है इसका स्पीड। लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा कुछ नहीं दिया है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि लाइट जो है एयर से ग्लास के अंदर इंटर कर रहा है। ठीक, यहाँ पे एयर हम लोग नहीं लिखते हैं जनरली। ठीक, एयर यहाँ पे नहीं लिखा जाएगा। अगर वाटर होता मान लो तो यहाँ पे वाटर लिखा जाता, वाटर से अगर ग्लास अगर जाता तो इस तरह से लिखा जाता, देखो ऐसे। ठीक, वाटर से ग्लास की तरफ अगर इंसिडेंट रे जाए तो ऐसे लिखा जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, यानी यहाँ पे एयर है। समझ में आ गया। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ये फॉर्मूला हमको क्या देगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देगा ग्लास का। लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दिया हुआ है 1.5 है। ठीक, सी हमें पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, यहाँ से भी हमें नहीं पता है, यानी ग्लास में लाइट का स्पीड कितना है ये हमें नहीं पता है, तो यहाँ से भी कैलकुलेट कर लेना है। ठीक, ये भी डिवाइड में है, इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, ये मल्टीप्लाई में है, नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये सब हम बता चुके हैं। क्या होगा बोलो, 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई 1.5। अब देखो ये 3 से कटेगा 1 बार में, ये कटेगा 0.5 बार में। यहाँ पे 1/0.5 है, इसका 10 नीचे आएगा, ये 10 ऊपर जाएगा, 5 से 10 कटेगा 2 बार में, यानी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये होगा वेलोसिटी, ये होगा स्पीड या वेलोसिटी कहो किसका, लाइट का, किस में, ग्लास में, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दिया हुआ है। देखो स्पीड पहले कितना था, 3 × 10⁸, अब कितना हो गया, 2 × 10⁸। घट गया ना, घट गया ना, यहाँ से जाने के बाद इसमें स्पीड कम हो गया, तो कितना गुना कम हुआ, 1.5 गुना कम हुआ। इस बात को ध्यान देना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, अब ये आपको फील हो रहा होगा कि कितना गुना कम कर दिया ये, 1.5 गुना। क्लियर हो गया बात। या इसको उल्टा समझो कि इसमें से कितना गुना ज़्यादा है लाइट जब एयर में था तो। ठीक है, ये समझो
स्पीड इसका कम हो गया। ठीक है, तो यही हमसे पूछ रहा था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ग्लास का दिया हुआ है तो इसका स्पीड बताओ क्या होगा। तो C/V करके फॉर्मूला करके निकाल लेना। अगर मान लो यहाँ पे ग्लास ना होता, कोई दूसरा मीडियम दिया होता तो यहाँ पे रखेंगे और उसका मीडियम यहाँ रखेंगे। मान लो इसी क्वेश्चन में अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना होता तो ये आपको दोनों दिया होता, ये आपको पता है भी दिया होता। ठीक है, तो आपसे पूछेगा कि इसका इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताइए, आप निकाल लोगे आराम से। अब अगर मान लो ये एक कंडक्टर है, ठीक है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है ऊपर के डायरेक्शन में। ठीक है, ऊपर करंट फ्लो हो रहा है, तो करंट अगर किसी कंडक्टर से फ्लो हो रहा है तो वो अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, ऐसे गोल। ठीक है, इस तरह से ऐसे गोल गोल इसके चारों तरफ ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगर हमें निकालना हो तो हम लोग ये राइट हैंड का यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको रखना है करंट के डायरेक्शन में। ठीक, और यहाँ पे ऐसे टैप करो, ये फिंगर जो होगा वो आपको दिखाएगा कि वो डायरेक्शन किधर है मैग्नेटिक फील्ड का। यहाँ पे इस पॉइंट पे पूरे देखो नीचे की तरफ जा रहा है, तो हम लोग ऐसे दिखाते हैं क्रॉस से। ठीक है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ जा रहा है तो हम लोग इसे क्रॉस से दिखाते हैं। अब इस पॉइंट पे पूछे इधर की तरफ तो ऐसे देखो। ठीक है, यहाँ पे ऊपर की तरफ आ रहा है, ऐसे पकड़ोगे ना इसको ऐसे। ठीक है, ऊपर की तरफ आ रहा है तो यहाँ पे डॉट से ऐसे दिखाते हैं। इधर पूरा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे होगा, इस तरह से डॉट से दिखाएंगे। यहाँ पे क्रॉस से दिखाएंगे क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ जा रहा है, इस तरफ ऐसे जा रहा है। ठीक, अब मान लो इसके बगल में एक और कंडक्टर को ले आते हैं। ठीक है, इन दोनों का लेंथ L है, मान लो दोनों सेम लेंथ का है। अब ये भी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, ये करंट जो फ्लो हो रहा है इसमें ये भी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा बिल्कुल इसके तरह। ठीक, इस पॉइंट पे नीचे की तरफ देखो क्रॉस बनेगा नीचे की तरफ, इधर इसके इधर देखो ऐसे ऊपर की तरफ, यहाँ पे पूरे कैसा बनेगा ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ठीक, अब ये यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ बना रहा है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड में जब आप करंट कैरिंग कंडक्टर, ऐसा कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई कंडक्टर रखते हो आप जिसमें करंट फ्लो हो रहा है तो उस पर फोर्स लगेगा। ठीक, ये मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है यहाँ पे अंदर की तरफ, ये वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो ये इस पे फोर्स लगाएगा। अब पता करना है कि फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, फोर्स किस तरफ लगेगा, ऐसे या ऐसे। ठीक है, तो सोचो हम लोग इसको लेफ्ट हैंड रूल से निकालते हैं। ठीक, ये यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ लगा रहा है। ठीक है, नीचे की तरफ बना रहा है। ठीक, ये मैग्नेटिक फील्ड को दिखाता है, ये करंट को दिखाता है, करंट किस डायरेक्शन में जा रहा है, और ये आपको दिखाएगा कि फोर्स किधर लग रहा है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट देखो ऊपर की तरफ, तो फोर्स फोर्स किधर लग रहा है इस पे, बोलो। करंट ऊपर की तरफ है, फोर्स इस तरफ लग रहा है, ऐसे लग रहा है कि नहीं, देखो तो। ठीक, ये इस पे फोर्स लगा रहा है इस तरफ, कैसे फोर्स लगा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड बनाकर फोर्स लगा रहा है। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स लगा रहा है। ठीक, अब ये भी तो इस पे फोर्स लगाएगा, ये भी तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है ऊपर की तरफ, ये वाला कंडक्टर भी तो इस पे फोर्स लगा रहा है। ठीक, तो उसका डायरेक्शन जरा पता करो, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे है, ऊपर की तरफ, मतलब बोर्ड से बाहर की तरफ आते हुए ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है। करंट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, देखो। ठीक है, फोर्स किधर लग रहा है, इस तरफ, ऐसे फोर्स लग रहा है इस पे। ये जो वायर था जिसमें करंट मान लो I1 फ्लो हो रहा है, ये इस पे फोर्स लगाया इस तरफ, ये वाला। इसमें मान लो करंट I2 फ्लो हो रहा है, ये भी मैग्नेटिक फील्ड इधर बनाया, तो ये भी फोर्स लगेगा, इस पे भी फोर्स लगेगा इस तरफ। कौन लगा रहा है, ये लगा रहा है, इस तरफ लगा रहा है, यानी ये आपस में क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। देख रहे हो ना, ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, तो इस तरह से ये अट्रैक्ट होगा। ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्स इसके अंदर लगेगा। लेंथ कितना है इसका, L है। तो अब ये बात हुई कि ये तो फोर्स किधर लग रहा है, फोर्स का डायरेक्शन कहाँ है, ये पता कर लिया आप लेफ्ट हैंड रूल से, लेकिन कितना लग रहा है इसका फॉर्मूला क्या होता है, कैसे निकालेंगे।
फोर्स आखिर ये जो लगा रहा है इस पे, ये इस पे लगा रहा है, वो कैलकुलेट कैसे करेंगे? कोई फॉर्मूला है क्या? तो फॉर्मूला है म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I1I2L बाई इनके बीच का डिस्टेंस D। इनके बीच का डिस्टेंस D को नीचे रखना है। ये जितना आप लेंथ का निकाल रहे हो, जिस लेंथ का आप कंडक्टर लिए हो, उस पर कितना फोर्स लग रहा है वो लेंथ यहाँ रखना है। ये फोर्स आपको निकाल के देगा। ठीक है, अब ये बात आ रही है कि ये फोर्स कौन लगा रहा है? तो ये दोनों फोर्स लगा रहा है, दोनों सेम फोर्स लगा रहा है, और उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे इस मेथड से। दोनों का फोर्स सेम होगा, याद रखना। ठीक, कहीं कहीं पे आपको फोर्स ना निकाल के फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालने की ज़रूरत होती है। हमें इसका लेंथ पता नहीं है कितना लंबा है ये। ठीक है, तो हम लोग क्या निकाल लेते हैं? फोर्स पर यूनिट लेंथ। अब जितना लेंथ का आपको निकालना है उतना से उसको मल्टीप्लाई कर दो, फोर्स निकल जाएगा। यानी हम लोग फोर्स पर यूनिट लेंथ ज़्यादा कैलकुलेट करते हैं। तो क्या होगा बोलो? सेम फॉर्मूला होगा म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2I1I2 बाई डी। ये वाला लेंथ यहाँ आ गया। इसको क्या कहते हैं? फोर्स पर यूनिट लेंथ। इसका फॉर्मूला ये रहा। मान लो हमें लेंथ दे दे, कंडक्टर का लेंथ दे दे कि इतना लेंथ का बताइए कि इस पर कितना फोर्स लग रहा है, तो वो लेंथ का वैल्यू यहाँ रखेंगे। ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस जो होगा यहाँ रखेंगे। म्यू नॉट बाई 4 पाई का वैल्यू होता है, म्यू नॉट बाई 4 पाई का वैल्यू होता है 10⁻⁷। इसका वैल्यू यहाँ रखेंगे। इसमें जितना करंट फ्लो हो रहा है I1 में यहाँ रखेंगे, इसमें जितना करंट फ्लो हो रहा है यहाँ रखेंगे। सबका वैल्यू समझ में आ गया? ये हमें क्या निकाल कर देगा कि इन दोनों के बीच में फोर्स कितना लग रहा है। अगर ये सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो अट्रैक्टिव होगा, अपोजिट होगा तो रिपल्सिव होगा, देख लेना। लेकिन फोर्स इतना ही लगेगा। ठीक है, अट्रैक्टिव कब होगा? जब ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है करंट। ठीक है, अगर ये रिवर्स हो जाए तो फिर रिपल्सिव फोर्स लगेगा। आप लेफ्ट हैंड रूल से निकाल कर देख लेना। ठीक है, लेकिन फॉर्मूला यही रहेगा सेम, अट्रैक्टिव हो या रिपल्सिव हो, फॉर्मूला सेम रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन ये समझ में आया कि इस पे क्वेश्चन कैसा आ सकता है कि दो वायर दिया होगा, उसमें करंट फ्लो कर रहा होगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया होगा, इसका लेंथ दे सकता है। हमसे पूछेगा कि ये इस वायर पे कितना फोर्स लगाएगा, ये इस वायर पे कितना फोर्स लगाएगा, या इन दोनों के बीच में कितना फोर्स लग रहा है। ठीक है, ये फॉर्मूला से हम लोग निकाल लेंगे। अब ये क्वेश्चन बनाकर देखो। 2 लॉन्ग एंड पैरेलल स्ट्रेट वायर्स ए एंड बी कैरिंग करेंट्स ऑफ 8 एम्पियर एंड 5 एम्पियर, ठीक है, in the same direction are separated by a distance of 4 centimeter. Estimate the force on 10 centimeter section of wire A। यानी हमें लेंथ दे दिया कि कहाँ से कहाँ तक आपको निकालना है फोर्स। ठीक है, यानी इसके लेंथ का आपको वैल्यू दे दिया, एल दे दिया है। ठीक है, 10 सेंटीमीटर सेक्शन पे निकालना। ठीक, हमें पता है इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, 8 एम्पियर, इसमें फ्लो हो रहा है 5 एम्पियर, और क्या क्या पता है, इनके बीच का डिस्टेंस पता है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और कुछ का ज़रूरत हमें नहीं है फोर्स निकालने के लिए। ठीक है, क्या है फॉर्मूला? म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 इंटू I1 इंटू I2, 8 इंटू 5 इंटू लेंथ है सेंटीमीटर में दिया हुआ है, मीटर में कन्वर्ट कर लो, 0.1 मीटर आ जाएगा। 100 से डिवाइड करोगे 0.1 मीटर, 0.1 डिवाइडेड बाय इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 4 सेंटीमीटर। इसको भी मीटर में कन्वर्ट करो, 100 से डिवाइड करो, 100 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा, 0.04। इसका वैल्यू क्या होता है, 10⁻⁻7। इसको भी लिख लेते हैं, 10⁻⁻7। चलो अब देखो, कई बच्चे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से गुना करेंगे, इससे अच्छा है इसको सोचो जरा। ये 1/10 है, ये 5 से 10 कटेगा 2 बार में नीचे की तरफ, इसको नीचे वाले को भूल जाओ एक बार। ठीक है ना, ये नीचे वाले को भूल जाओ। यहाँ पे 1/10 आएगा, ये 5 से 2 बार में काटोगे, ये 2 से ये 2 कटेगा। ठीक है, यहाँ पे ऊपर में क्या बचा, 8 बचा। ठीक है, कैलकुलेट करने के लिए आप फास्ट में कर सकते हो,
लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से समझ लो कि ये 1/10 नीचे आएगा, 5/10 से ये कटेगा 2 बार में, 2 से ये 2 कटेगा कि नहीं कटेगा, तो 8 हमारे पास यहाँ पे बचा। ठीक है, बाकी सब खत्म। 8 इंटू इधर 10 का पावर -7 और नीचे में है 0.04। अब देखो 2 0 इसको दे दो या यहाँ पे इसको दे दो, कोई फ़र्क नहीं है। यहाँ पे इसको दोगे तो ये हो जाएगा 10 का पावर -5 होगा ना, 10 का पावर -2 है, ऊपर जाकर +2 हो जाएगा, 10 का पावर -5 आ जाएगा। ये 4 से काटोगे 2 बार में, ठीक है, आसानी से निकल गया। फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन। ठीक है, 2 इंटू 10 का पावर 5, 10 का पावर -5 न्यूटन, ये फोर्स लग रहा है इन दोनों के बीच में। ठीक है, समझ में आ गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गैल्वेनोमीटर से एमीटर आपको बनाने आता है। ये मान लो हमारे पास गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, इसको एमीटर बनाना है। ये गैल्वेनोमीटर क्या होता है, तो करंट को क्या करता है, करंट को बताता है ये फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, डिटेक्ट करता है करंट को। तो हम लोग गैल्वेनोमीटर से एमीटर बनाने के लिए क्या करते हैं कि यहाँ पे एक शंट लगा देते हैं, एक रेसिस्टेंस लगा देते हैं, जो कि बहुत ही कम होना चाहिए, बहुत छोटा सा एक रेसिस्टेंस यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, ताकि करंट जो जाए वो मैक्सिमम करंट ऊपर से निकल जाए और इसमें थोड़ा सा करंट जाए। ठीक है, इसमें जो करंट फ्लो होता है इसके अंदर में, इसको आईजी बोलते हैं। ठीक है, ये गैल्वेनोमीटर का करंट है। इस ये पूरा अगर जाएगा तो ये मैक्सिमम डिफ्लेक्शन दिखाएगा। ठीक है ना, जैसे मान लो हम इसको 1000 मिली एम्पियर दिया, ठीक है, तो 1000 पूरा का पूरा इसमें से नहीं गुजरेगा, नहीं तो इसका ये जो ऐसे डिफ्लेक्ट करता है ये टूट जाएगा, इसका वायर टूट जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, शंट लगा देते हैं ताकि 990 मैक्सिमम करंट ऊपर से निकल जाए। यहाँ से कितना करंट जाए, 5 मिली एम्पियर इसके अंदर से जाए। तो ये मेरा क्या है, ये पूरा टोटल करंट है आई। ठीक है, कुछ करंट ऊपर से निकल गया मैक्सिमम, और ये करंट क्या है, ये है मेरा आई जी जो इसमें से गुजरा है। ठीक है, टोटल करंट मेरा 1000 है, मान लो इसमें से 5 मिली एम्पियर गुजरा है, तो ये फुल डिफ्लेक्शन दिखाएगा। हमने कितना भेजा, 1000 मिली एम्पियर, इसमें से कितना गया, आई जी कितना था, 5 मिली एम्पियर। ठीक है, ये फुल डिफ्लेक्शन दिखा दिया। मान लो हम 500 भेजते, 500 भेजते, यानी इसका आधा भेजते, तो इसमें 2.5 जाता, यानी ये बीच में दिखाएगा। ठीक है, पूरा फुल मैक्सिमम डिफ्लेक्शन था, आधा भेजेंगे तो बीच में दिखाएगा। ठीक है, उससे आधा भेजेंगे तो इधर दिखाएगा। यानी बात को समझो कि अगर 5 एम्पियर पूरा का पूरा इसमें से गुजरा तो ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। ठीक है, ये कब दिखा रहा है, जब 1000 भेजे हैं। मान लो 1000 ना भेज के 500 हम लोग यहाँ से भेजे तो ये आधा दिखाएगा, फुल नहीं दिखाएगा पूरा। समझ में आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग गैल्वेनोमीटर की मदद से करंट को मेजर करते हैं। फुल डिफ्लेक्शन दिखा दिया, वहाँ पे आप लिख दो 1000 मिली एम्पियर, यानी इसमें 1000 गया होगा। इस यहाँ पे ये वाला जो करंट है इसमें कितना गया होगा, 1000 गया होगा, तभी यह इसमें से 5 गया और तभी ये फुल डिफ्लेक्शन दिखाया। ठीक है, इसको जब डिटेल में पढ़ोगे मैग्नेट चैप्टर में तब समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ कि यहाँ से जो करंट जाता है वो आई होता है, ये गैल्वेनोमीटर के अंदर जो करंट जाता है वो आई जी होता है। ये शंट होता है जिसको हम लोग एस से डिनोट करते हैं। इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है, आई जी इंटू जी बाई आई माइनस आई जी। ये फॉर्मूला होता है शंट को कैलकुलेट करने का। शंट क्या है, छोटा सा रेसिस्टेंस है ताकि मैक्सिमम करंट इसमें से फ्लो हो जाए। ठीक है, इसमें से चला गया तो वो ये कॉइल हो सकता है जल जाए, बर्न हो जाए। ठीक है, तो ऊपर से एक शॉर्टकट बता दिए इसको कि जाओ तुम ऊपर से चले जाओ। ठीक है, मैक्सिमम करंट ऊपर से चला गया, और हमें ये करंट भी मेजर करके बता दिया कि इसके अंदर कितना करंट गया है। तो ये शंट हमको कैलकुलेट करना होता है कि आखिर कितना यहाँ पे शंट लगा है, कितना रेसिस्टेंस लगा है, तो वो है ऊपर वाला। ठीक है, आई जी क्या है, जो इसके अंदर गया जिसपे वो फुल डिफ्लेक्शन दिखा रहा था। जी क्या है, पूरा गैल्वेनोमीटर का ये रेसिस्टेंस है। आई क्या है, जो आपने करंट दिया है। आई जी क्या है, जो इसके अंदर करंट गया है। समझ में आया, इससे हम लोग शंट कैलकुलेट कर लेंगे। अब ये क्वेश्चन को देखो, क्या ये सब दिया है ऊपर में, देखो ए गैल्वेनोमीटर ऑफ रेसिस्टेंस 15 ओम, जी का वैल्यू दे दिया, सोज ए फुल डिफ्लेक्शन, फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, पूरा का पूरा डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। ठीक है, मीटर स्केल पे। तो
ठीक है। स्केल ऑफ करंट 6 मिली एम्पियर जब जाता है, यहाँ पे हम लोग 5 लिए थे, अब ये बोला है कि 6 मिली एम्पियर जब जाता है तब ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखाता है। ठीक है, समझ में आया? तो ये क्या दिया हुआ है, IG का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, कितना, 6 मिली एम्पियर। ठीक, तो आपको शंट का रेसिस्टेंस पता करना है, शंट कितना लगाएं ताकि वो जो मेजर करे वो 6 एम्पियर तक मेजर करे, 6 एम्पियर तक करंट को मेजर कर रहे, ऐसा हमें एमीटर बनाना है। तो शंट आपको कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, IG का कितना है वैल्यू, 6 × 10⁻⁻3। गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस कितना है, 15। ठीक है, ये कितना है करंट जो आपको बनाना है, 6 माइनस IG कितना है, 6 × 10⁻⁻3। क्यों ये ऐसे 10⁻⁻3 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 6 मिली एम्पियर है। मिली एम्पियर मतलब क्या होता है, 10⁻³ एम्पियर। ठीक है, मिलीग्राम जिस तरह होता है ना, वैसा ही है ये। ठीक है, क्लियर हो गया बात? अब देखो, अब इसको सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व कर लोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 90 × 10⁻⁻3। यहाँ पे देखो ये क्या है, 0.006 है, इसको घटाना है 6 से। कैसे घटाओगे, इस तरह से। ठीक है, 5.99 समथिंग आ जाएगा, 5.99 × 10⁻⁻3। नहीं, ये -3 खत्म हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा, 5.99। अब इसको सॉल्व करो। ठीक, और अब बताओ कि इसका आंसर क्या आएगा। क्या आएगा, ओम में लिख देना है। ठीक है, ये शंट का वैल्यू आ जाएगा, इसको डिवाइड करो। चलो बता ही देते हैं, 15.02 × 10⁻⁻3 आएगा इसका। इसको डिवाइड करोगे, 15.02 × 10⁻⁻3 आएगा। इसको लिखोगे 0.015 ओम। ठीक है, समझ में आ गया? ये 3 डिजिट पीछे आ गया डेसिमल, यहाँ पे था 3 डिजिट पीछे आ गया। आप इसको ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, समझ में आया कि गैल्वेनोमीटर से हम लोग एमीटर कैसे बनाते हैं, एक शंट लगाते हैं ऊपर पैरेलल में। ठीक है, और उस शंट का फार्मूला क्या है निकालने का, ये फार्मूला है। IG क्या है, जो गैल्वेनोमीटर में जो करंट मैक्सिमम जा रहा है। G क्या है, गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस है। I क्या है, जो आप करंट इसको दे रहे हैं या आपको बनाना है, जहां तक आपको नापना है, हमको 6 एम्पियर तक नापना है, तो हम यहाँ पे I का वैल्यू 6 रखेंगे। IG क्या है, जो इसके अंदर जा रहा है। क्लियर हो गया? इस तरह से हम लोग शंट कैलकुलेट करते हैं। चलो अब ये क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ विच इज रिक्वायर्ड टू जस्ट सपोर्ट ए वाटर ड्रॉप ऑफ मास 10⁻⁻7 kg एंड हैविंग ए चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। देखो ध्यान से, मैंने आपको कई बार बताया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई भी चार्ज रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई भी चार्ज Q रखा हुआ है तो इस पर फोर्स लगेगा। किस तरफ, अगर ये पॉजिटिव हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, अगर ये निगेटिव चार्ज हुआ तो अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगेगा। ठीक है, लेकिन कितना लगेगा, तो Q × E। E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो। Q क्या है, जो आप चार्ज रख रहे हो, तो इस पर फोर्स लगेगा। F = Q × E। कोई भी चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो उस पर फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर E है, अगर वो चार्ज Q है, तो Q × E, ये फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला हुआ, यही फोर्स उस पर लग रहा है। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि एक मान लो कोई भी सरफेस है, यहाँ से अगर एक वाटर ड्रॉप गिर रहा है नीचे की तरफ, इसके नीचे एक वेट लगता है इसका mg। पता है आपको, कोई भी चीज़ नीचे की तरफ गिरना चाहता है, यानी ग्रेविटी उसको नीचे की तरफ खींचती है। कितना फोर्स से, mg फोर्स से। उसका जितना मास होगा इंटू जी करो, उतना फोर्स से अर्थ जो है उस चीज़ को खींच रहा है नीचे की तरफ, ये ऐसे नीचे गिरेगा। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको अपोजिट में अगर कोई फोर्स लगा दें तो बैलेंस हो जाएगा। ये ध्यान से सुन लो, ये नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है mg, अगर हम ऊपर की तरफ भी एक फोर्स लगा दें जो इसके बराबर हो जाए, तब तो ये नहीं गिरेगा नीचे की तरफ। नीचे mg लग रहा है, ऊपर भी एक और फोर्स लगा देंगे, ऐसे मान लो, ऐसे हम लोग उसको ऐसे रखे हुए हैं, ऐसे ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, तो ये वाला चीज़ नीचे नहीं गिरेगा। लेकिन अगर हम ये हटा दें तो ये नीचे गिर जाएगा, यानी आप इसको ऊपर की तरफ धकेल के रखे हो, ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहे हो। ठीक है, तो हम अगर इसको ऊपर की तरफ फोर्स लगा दें तो ये नीचे की तरफ नहीं गिरेगा, यानी ये जो वाटर नीचे की तरफ गिर रहा है mg फोर्स से, अगर अपोजिट डायरेक्शन में हम अगर फोर्स इस पर लगा दें तब ये वाटर नहीं गिरेगा।
ठीक है। अब ये फोर्स कैसे लगाएंगे, ऊपर की तरफ फोर्स कैसे लगाएंगे, इस पर चार्ज है कितना है, इतना है, यानी ये वाला तरीका हम लगा सकते हैं। अगर हम नीचे की तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दे, ऐसे ऊपर की तरफ जाता हुआ ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दे, तो इस पर फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, क्योंकि इस पर चार्ज है, चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स लगता है उसके ऊपर में, ठीक है। तो वही पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हम कितना अप्लाई करें, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना अप्लाई करें कि वाटर ना गिरे नीचे, ठीक है। यानी आप जो ऊपर फोर्स लगाने वाले हो QE, वही फोर्स नीचे भी होगा, तभी जाके ये वाटर नीचे नहीं गिरेगा, ठीक है। ये दोनों फोर्स बराबर होगा, बैलेंस होगा, तभी तो ये वाटर नहीं नीचे गिरेगा, ठीक है। यानी ये दोनों को हम लोग क्या कर रहे हैं, इक्वल कर रहे हैं, ताकि यहाँ से हमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड पता चल जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हम लगाएंगे ताकि फोर्स हमारा ऊपर QE जो है वह इसको सपोर्ट करेगा, यानी ये दोनों इक्वल हो जाएगा, ठीक है। यही इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कैलकुलेट करना है। mg/q को नीचे ले आओ, ठीक। m कितना है, 10⁻⁻⁷, किसका m, ये किसका m है, ये वाटर का, वाटर ड्रॉप का, 10⁻⁻⁷ इंटू g कितना है 9.8, q 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। इस वाटर ड्रॉप पे चार्ज है, अगर ये चार्ज ना होता इस पे ना, तब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते रह जाओ, ऊपर की तरफ फोर्स नहीं लगेगा, ये चार्ज होना इस पे ज़रूरी है, ठीक है। तो चार्ज हमें दे दिया है, इतना चार्ज है इसके ऊपर में, ठीक है। अब देखो कैसे सॉल्व करोगे, इसको डिवाइड करो, 9.8 को 1.6 से डिवाइड करो, डेसिमल से डेसिमल हटेगा, 16 6 जा 6.125 के लगभग आएगा, इंटू ये 10⁻⁻19 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, यानी ये इस तरह से होगा 10⁻12, 10 का पावर कितना आ जाएगा 12, ठीक है। 6.125 इंटू 10⁻12, ये क्या हो गया, न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आप इतना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दो नीचे से, तो ये वाला ड्रॉप पे फोर्स लगेगा ऊपर के डायरेक्शन में, कितने के बराबर फोर्स लगेगा, तो इसके mg के बराबर फोर्स लगेगा, क्योंकि हम लोग इसको बराबर करके निकालें, ठीक है। ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर हो जाएगा इस पॉइंट पे, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आप इतना लोगे तो, ठीक है। ये दोनों बराबर हो जाएगा और वाटर ड्रॉप नीचे नहीं गिरेगा। तो ये तो पूछ रहा था ना कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करे ताकि उसको सपोर्ट करे, गिरने ना दे नीचे, तो इतना आपको मिनिमम लगाना पड़ेगा, तब जाके ये रुका रहेगा, नीचे नहीं गिरेगा। समझ में आ गया बात। अब ये क्वेश्चन देखो, 2 थिन लेंसेज ऑफ पावर +4d एंड -2d आर इन कॉन्टैक्ट, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन। पहले समझ लो कि लेंस क्या होता है, दो तरह का लेंस होता है, ये है कॉन्वेक्स, ये है कॉनकेव। इसको कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस, इसको डाइवर्जिंग लेंस कहा जाता है, ठीक है। यानी यह रे को बेंड करा देता है एक पॉइंट पे, ये रे को डाइवर्ज करा देता है, ऐसे छितरा देता है रे को, ठीक है ना। देखो लाइट अगर ऐसे जाएगा इसमें, तो ये इस तरह से बेंड हो जाता है, इसमें जाने के बाद ये डाइवर्ज हो जाता है, ठीक है। इसलिए इसको कहा जाता है डाइवर्जिंग लेंस, इसको कहा जाता है कन्वर्जिंग लेंस। समझ में आ गया। अब ये लाइट को ये जो बेंड कर रहा है ना, इसी बेंड करने का क्षमता को, कैपेबिलिटी को पावर कहा जाता है, लेंस का पावर कहा जाता है। यानी जितना ज़्यादा पावर होगा उस लेंस का, वो उतना ज़्यादा बेंड कर देगा लाइट को, ठीक है ना, उतना ज़्यादा वो बेंड कर देगा लाइट को। देखो ध्यान से, मान लो ये है कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, इसका फोकल लेंथ है मान लो यहाँ पे, ठीक। तो ये लाइट को यहाँ पे कन्वर्ज कराएगा, ठीक है, इस पॉइंट पे फोकस पे आके पैरेलल रेज कन्वर्ज होते हैं, ठीक। अगर यही मान लो इसका फोकल लेंथ यहाँ होता, तो ये लाइट को कहाँ बेंड कराएगा, यहाँ पे बेंड कराएगा, जहाँ पे फोकल लेंथ होगा वहाँ पे वो बेंड कराएगा, ठीक है। अब खुद सोचो, ये वाला जो एंगल है, ठीक है, और यहाँ पे वाला जो फोकस था, किस में ज़्यादा एंगल बन रहा है, ध्यान से सोचो। ये वाला थोड़ा सा कम बेंड किया, ये बहुत ज़्यादा बेंड कर गया, देखना ध्यान से। ये वाला जो रे गया वो दूर जाके कटा, यानी ये थोड़ा सा बेंड हुआ। अब ये देखो कितना बेंड हो गया, ये जो पहले था फोकस मेरा, ठीक है, यानी फोकस दूर था, फोकल लेंथ बड़ा था, तो यह बेंड कर उतना ज़्यादा करा नहीं पाया, थोड़ा दूर जाकर कराया, ठीक है।
अगर फोकल लेंथ को घटा के यहाँ से यहाँ ले आते थे तो यहीं पे वो बेंड करा रहा है, यानी पावर इसका बढ़ गया। फोकल लेंथ बढ़ाए थे, पावर घट गया, बेंड कराने का क्षमता घट गया इसका। ठीक है, पावर फोकल लेंथ को कम कर दिए, बेंड कराने का क्षमता इसका बढ़ गया। ठीक है, यानी पावर का और फोकल लेंथ का इन्वर्सली रिलेशन आ रहा है। फोकल लेंथ बढ़ा रहे हैं, पावर कम हो रहा है। फोकल लेंथ बढ़ा रहे हैं, पावर कम हो रहा है, बेंड करने का क्षमता कम हो रहा है, यानी ये रिलेशन आ रहा है। यहाँ पे फोकल लेंथ क्या होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए, तभी जाके पावर आएगा। और इसका एसआई यूनिट क्या होगा, डायप्टर। ठीक है, डायप्टर इसका एसआई यूनिट होता है। समझ में आ गया बात। तो कोशिश करना है फोकल लेंथ को यहाँ पे मीटर में रखने का। ठीक, मान लो किसी का फोकल लेंथ 5 मीटर है, इसका पावर कितना हो जाएगा 1/5। ठीक है, 0.2 डायप्टर इसका पावर हो जाएगा। समझ में आ गया बात। ये क्या होता है, नीचे फोकल लेंथ होता है। किसी का फोकल लेंथ दिया हुआ है तो आप पावर कैलकुलेट कर लोगे 1/, करके। अच्छा, उल्टा पूछा जाए तो अगर मान लो फोकल लेंथ ना पूछ रहा है कितना है फोकल लेंथ, अगर पावर उसका दिया हुआ यानी 0.2 आपको दिया हुआ है डायप्टर कि उस लेंस का पावर इतना है, तो फोकल लेंथ कितना होगा बताओ। उसको उल्टा कर दो, 1/p कर दो। ठीक है, क्या हो जाएगा 1/0.2, बोलो। ये ऊपर जाएगा, 10 कटेगा 5 मीटर आ गया। ठीक, सेंटीमीटर में होगा पूछ रहा तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, यहाँ पे मीटर में आना चाहिए और यहाँ पे आपको मीटर में रखना है। क्लियर हो गया बात। P = 1/f, पावर ऑफ लेंस निकालने का फॉर्मूला क्या है 1/f। ठीक, यहाँ पे फोकल लेंथ रखेंगे मीटर में और 1/, करेंगे, जो आंसर आएगा उस लेंस का पावर आ जाएगा। मान लो 2 लेंस हमें कंबाइन करके दिया हो इस तरह से, अब ये दोनों मिलकर क्या करेगा, पावर इसका लाइट को बेंड कराएगा, दोनों मिलकर। ठीक है, तो यानी आप इसको डायरेक्ट ऐड कर देना। अगर मान लो यहाँ पे कॉनकेव लेंस लगा हुआ है तो फोकल लेंथ उसका निगेटिव आता है। देखो कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ कैसा होता है, निगेटिव में होता है। कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ कैसा होता है, पॉजिटिव में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये दोनों 2 लेंस अगर हम उसको कंबाइन कर रहे हैं तो हो सकता है वो एक कॉनकेव हो, एक कन्वेक्स हो, एक पॉजिटिव हो, एक निगेटिव हो, या दोनों कन्वेक्स हो, दोनों पॉजिटिव हो। तो अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन निकालना हो तो आप डायरेक्ट इसका क्या करोगे, P1 + P2 ऐड करोगे, दोनों का पावर को ऐड करोगे। ठीक है, यहाँ पे देखो पावर दिया हुआ है हमें, एक यहाँ पे कन्वेक्स है, एक कॉनकेव लेंस है, दोनों का पावर दिया हुआ है। हमें पूछ रहा है कि फोकल लेंथ उन दोनों का कंबाइन क्या होगा। पहले पावर तो कैलकुलेट कर लो, इन दोनों मिलकर कितना पावर बना रहे। देखो P1 + P2, पावर ये +4D दिया हुआ है, इसका पावर -2D दिया हुआ है। ठीक है ना। ठीक, दोनों का ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 2D आ जाएगा पॉजिटिव में, यानी वो दोनों लेंस मिलकर 2D पावर क्रिएट कर रहा है, 2D पावर बना रहा है, यानी वो कैसा लेंस होगा, कन्वर्जिंग लेंस होगा। दोनों मिलकर कन्वर्जिंग लेंस बना रहा है। उसमें एक कॉनकेव लेंस, देखो ये डाइवर्जिंग लेंस है, ऐसा लेंस होगा। ठीक है, इसमें एक कन्वेक्स है, एक कॉनकेव है। ठीक है, इसका पॉजिटिव है, एक का निगेटिव है, लेकिन दोनों को जब मिला दिए फिर भी वो पॉजिटिव में पावर आ रहा है, यानी ये कन्वर्जिंग लेंस की तरह काम कर रहा है। यानी ये पावर क्या हो गया, कन्वर्जिंग हो गया। ये लाइट को बेंड कराएगा, कन्वर्ज कराएगा, डाइवर्ज नहीं कराएगा। ठीक है, अब पावर से हमें पूछ रहा है फोकल लेंथ, तो निकालो फोकल लेंथ क्या होगा 1/p, 1/2 यानी 0.5 मीटर फोकल लेंथ उसका हो गया। अगर सेंटीमीटर में पूछ रहा है तो 100 से मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा बोलो 50 सेंटीमीटर उसका फोकल लेंथ होगा। किसका फोकल लेंथ होगा, इन दोनों का कंबाइन करने पे जो फोकल लेंथ होगा वो, किसी पार्टिकुलर एक का नहीं है फोकल लेंथ। ठीक है, दोनों के कॉम्बिनेशन का है ये फोकल लेंथ। मीटर में पूछे तो ये, सेंटीमीटर में पूछे तो ये। अगर मान लो दोनों पॉजिटिव होता तो 6 आ जाता, कन्वर्जिंग लेंस काम कर रहा है। मान लो ये माइनस होता, ये प्लस होता तो -2D आ जाता, यानी वो एक क्या डाइवर्जिंग लेंस की तरह काम करेगा। माइनस अगर यहाँ पे आ जाए तो वो डाइवर्जिंग लेंस का काम करेगा, यानी लाइट अगर उसके अंदर इंटर किया तो लाइट को डाइवर्ज कराएगा, कन्वर्ज नहीं कराएगा। ठीक है, तो पावर से हम लोग फोकल लेंथ ऐसे निकालेंगे। फोकल लेंथ दिया हुआ है तो पावर निकाल लेंगे 1/f करके, 1/, फोकल लेंथ करके, लेकिन यहाँ पे मीटर में होना चाहिए, ये याद रखना। ठीक है, यहाँ पे जो निकला है ये मीटर में निकला है फोकल लेंथ, फिर 100 से मल्टीप्लाई करके सेंटीमीटर में कन्वर्ट किए हैं। ठीक, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ।